हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। लास्ट लेक्चर जो था मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज़ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स चल रहा था, उसमें हम लोगों ने प्योर बेंडिंग के बारे में कुछ देखा था। इनिशियली हम लोगों ने देख लिया था कि एक ब्लॉक इस तरह का कोई बार है, उस पर इस तरह से लोड लग रहा होता था। हाँ, बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो इस तरह से था, B इंटू डी, जिसमें B विड्थ थी और D डेप्थ थी। क्लियर। और उसके बाद इस पे जो मोमेंट लग रहा था दैट मोमेंट वाज P इंटू डी, और इस तरह से बेंडिंग हो रही थी। तो ये जो बेंडिंग है दैट बेंडिंग इज नोन एज सैगिंग थी, और सैगिंग में ये जो था पॉजिटिव बेंडिंग कहलाता था। सैगिंग को पॉजिटिव बेंडिंग भी कहते हैं। और जो इसमें फाइबर्स थे कंपोनेंट के या बार के जो फाइबर्स थे, उनमें जो टॉप फाइबर होता है वो टॉप फाइबर नेगेटिव कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बियर कर रहे थे, और जो बॉटम फाइबर थे वो पॉजिटिव स्ट्रेसेस या टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे जो एक एक्सिस थी, उस एक्सिस को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर एक इस तरह से थी। हाँ, और इसके बाद यही न्यूट्रल एक्सिस जो थी ये एक प्लेन बना रही थी, दैट प्लेन इज नोन एज न्यूट्रल प्लेन। हमने ये देखा था कि भैया न्यूट्रल प्लेन क्यों कहा जाता है। न्यूट्रल प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्लेन पे कोई भी स्ट्रेसेस काम नहीं कर रहे होते हैं। देखो यहाँ टॉप फाइबर है, इसको हम लिखते हैं टॉप फाइबर। इस पे मैं काफी फोकस कर रहा हूं बार बार, टॉप फाइबर बॉटम फाइबर पे, क्योंकि इनसे हमको काफी सारी चीजें अभी पता चलने वाली है। ये हो गया अपना बॉटम फाइबर। अच्छा, फाइबर का मतलब समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? फाइबर देखो क्या होता है, सपोज नहीं हो पाएगा, सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इस पे हमने ये लोड लगाया बेंडिंग मोमेंट, इस पे मोमेंट लगाया M इज इक्वल टू P इंटू डी, और एक ये अपोजिट लगा M इज इक्वल टू P इंटू डी। इसके बाद हुआ क्या कि जो ये वाला पोर्शन है, ये सबसे ऊपर वाला जो धागा है, पूरे के पूरे ब्लॉक का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है एक लाइन जैसी, दैट इज टॉप फाइबर, और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज बॉटम फाइबर। और इसके बाद जितने और हैं वो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर के बीच के होंगे। क्लियर? तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे फाइबर क्या होता है। फाइबर का मतलब तो रेशा होता है। उसी तरह से जैसे सपोज ये ब्लॉक है, तो ये ऊपर वाले सारे इस तरह से जो ये लाइनिंग्स होंगी, दीज लाइनिंग्स, ये पूरा का पूरा टॉप फाइबर्स कहलाएंगे। और उनमें से अगर ये सबसे पहला वाला उठा रहे हैं तो ये फाइबर कहलाएगा, और सबको अगर एक साथ कहेंगे टॉप फाइबर्स। क्लियर? ऐसे ही यहां पे जो है दिस वन, ऐसे ही यहां पर जो है ये वाला क्या कहलाएगा अपना, ये इसको हम बॉटम फाइबर कहेंगे। और एक बात समझेंगे कि जैसे ही हम इस पे लोड लगा रहे हैं तो ये इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगी टॉप फाइबर्स पे, और बॉटम फाइबर पे भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, और यहाँ से यहाँ स्ट्रेसेस में डेवलपमेंट होगा और कोई ना कोई वेरिएशन होगा स्ट्रेसेस में। देखो यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रेसेस हैं, यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेसेस हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रांजिशन होगा, या कह लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रांजिशन होगा अगर हम बॉटम फाइबर से टॉप फाइबर की तरफ चल रहे हैं। तो बॉटम फाइबर से टॉप फाइबर की तरफ चलने में होगा क्या कि देखो यहां पर देखो जो न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल प्लेन के नीचे का जो पोर्शन है वो यहां पॉजिटिव रहेगा, यहां भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इस पॉइंट पे आकर के जीरो हो जाएगा। है कि नहीं बात यार? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके बाद जैसे ही यहां से ऊपर चले तो यही नेगेटिव हो गया और यहां तक नेगेटिव रहा। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। हमें पूरा का पूरा एक ब्लॉक चलो बना ही लेते हैं सही से। और इसमें हम लोग कई सारी चीजें देख लेंगे एक साथ।
क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया B इंटू डी, जिसमें डेप्थ है D और ये विड्थ है B पूरे के पूरे ब्लॉक की। इसके बाद इसमें करना क्या है हम लोगों को, यहां पे ये XX हो गया और ये हो गया YY। जस्ट डोंट थिंक कि यही चीज बार बार बनाई जा रही है, ये मत सोचिएगा कि यही चीज बार बार बनाई जा रही है। बार बार बना करके आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो बेंडिंग स्ट्रेसेस का क्वेश्चन या टॉर्शनल टॉर्शंस का क्वेश्चन आपसे कभी इधर उधर नहीं जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो ये बेंडिंग का क्वेश्चन जो है गलत ही होगा। ये हो गया सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड हुआ। दिस इज ये जो फाइबर है दैट इज टॉप फाइबर और ये जो फाइबर है दैट इज बॉटम फाइबर। और लोड ये लग रहा है इस तरह से, मोमेंट इस तरह से कुछ लग रहा है, M इज इक्वल टू लोड P इंटू डी। अब देखो अगर यहां पे लोड दिखा देते तो M इज इक्वल टू P इंटू डी ना लिखते, अदरवाइज वो दो चीजें हो जाएंगी। और लोड अगर यहां से हमने जैसे यहां पे हमने जब लोड लगाया था तो P इंटू डी नहीं लिखा था। जब हम ये लोड हटाएंगे इस तरह का, जो ये इस तरह का कपल दे रहा है, मोमेंट दे रहा है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे P इंटू डी लिख देंगे। ये यहां पे लिख दिया मैंने M इज इक्वल टू P इंटू डी, ठीक है। ये हो गई सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड को सेंट्रॉइड से मिलाने वाली लाइन, दैट लाइन इज क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगी। इसके बाद ये वाली जो एक्सिस है ये एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द फ्रंट प्लेन है, ये फ्रंट प्लेन होता है, ये टॉप प्लेन होता है, और दिस प्लेन इज नोन एज प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन परपेंडिकुलर है अगर फ्रंट प्लेन के, दिस एक्सिस इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर। और जो मोमेंट लग रहा होता है वो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लग रहा होता है। और ये वाला दिस प्लेन, इस तरह का जो प्लेन जाएगा यहां से, दैट प्लेन इज नोन एज न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल, इसको क्या कह देंगे, न्यूट्रल प्लेन। हाँ, और ये जो फाइबर है इस फाइबर को कहेंगे न्यूट्रल फाइबर। अब देखिए कि यहां पे जो ये लोड लग रहा है, जो मोमेंट इस तरह से डेवलप हो रहा है, उसने क्या किया है कि उसने यहां पे देखो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाई हैं। हाँ, इस जगह इसने क्या किया है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप करी हैं। और नीचे वाले पोर्शन में यही देखो, यहां पे जो ऊपर वाला जो सेक्शन है न्यूट्रल प्लेन के ऊपर, उस पे क्या हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लग रही हैं। और यहां पे क्या हो रहा है, इस प्लेन पे, इस पे टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रही हैं। क्या समझ पा रहे हैं? अगर ये समझ में आ गया है तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखना हुआ क्या कि ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये इस तरह से M इक्वल टू P इंटू डी इस पे लग रहा है, और इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। अगर इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो IYY का लिया जाएगा बेंडिंग इक्वेशन में, आगे बताएंगे अभी बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है। हाँ, और अगर इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हुई तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया IXX लिया जाने वाला है। देखते हैं कैसे। मैं इसे रब कर रहा हूं।
क्योंकि उसमें काफ़ी सारा डेटा लिख दिया, काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी गई थी, इसलिए वहाँ पर बेंडिंग समझना टफ था। इस वजह से मैं उसे रब करके फिर से दोबारा एक ब्लॉक बना रहा हूँ, और आप भी बना लीजिएगा साथ में। इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हुई, एक्स एक्स थी और ये थी वाई वाई। हाँ, तो देखो सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे, बेंडिंग इक्वेशन, लेकिन थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं कि कुछ इस तरह से होता है, m अपॉन आई एन ए इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई। हाँ, इसको हम बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। कुछ है इसके, जो इसकी डेप्थ है उसमें अभी नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर से ये देखते हैं कि जो ये बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं ये डेवलप कैसे हो रही हैं और कैसे निकालेंगे। तो यहां से हम दो चीजें उठाते हैं। इस देखो ये रेसिस्टिव मोमेंट होता है, एम आर यहां पे लिख देते हैं। एम आर जो होता है वो जो एक्टिंग मोमेंट है एम उसके बराबर हो जाता है। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो पता है क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें रेसिस्टिव मोमेंट जो है वो मैक्सिमम m के बराबर रहना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे mr को हम m लिख सकते हैं, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा b अपॉन वाई। और सिग्मा b कितना निकल करके आया यहां से, बेंडिंग स्ट्रेस है, सिग्मा b निकल करके आया m y अपॉन आई। हाँ जी, और m क्या हो गया, सिग्मा बी हो गया m अपॉन आई अपॉन वाई। सिग्मा बी इज इक्वल टू m अपॉन आई अपॉन वाई। अभी देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा है ना, समझाता हूं। ये मोमेंट है जो एक्ट कर रहा है ब्लॉक पे। देखो जैसे हमने क्या किया, हमने 5 किलो न्यूटन लोड लगाया था, तो एक्सियल लोडिंग में हमको 5 किलो न्यूटन रिएक्शन मिला था इंटरनल। अगर बॉडी की स्ट्रेंथ 5 किलो न्यूटन ही है तो हम 6 किलो न्यूटन लगाएंगे, तो क्या रेसिस्टिव फोर्सेस हमको 6 किलो न्यूटन मिलेंगे स्ट्रेंथ में? नहीं मिलेंगे, बॉडी ब्रेक कर जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। सेम हियर, यहां पे जो बॉडी का रेसिस्टिव मोमेंट है वो mr है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम बॉडी की स्ट्रेंथ जो है मोमेंट बियर करने की वो mr बियर कर पा रही है मैक्सिमम। अब हम mr जो है उसको, जो जितना भी मोमेंट एक्ट करे वो mr से कम होना चाहिए। अगर mr से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, बॉडी बेंड कर जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वही mr जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, सॉरी एक्टिंग मोमेंट m मैक्सिमम कितना हो सकता है, mr तक हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया, mr को हमने m के बराबर रख दिया। रेसिस्टिव मोमेंट कितना हो गया, जो हमने एक्टिंग मोमेंट है वही तो रेसिस्टिव मोमेंट हो गया, या रिएक्टिंग मोमेंट हो गया m। और इसको हम छोड़ रहे हैं, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको मैं बता दूं। और जो वो कैपिटल R है वो बस कुछ नहीं है, यहां से जो न्यूट्रल फाइबर है वहां से इसकी जब सैगिंग हो जाती है तो रेडियस है, जिस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ये सैगिंग हो रही है, बेंड हो रहा है कंपोनेंट। क्लियर? तो m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई। और सिग्मा बेंडिंग कितनी हो गई, m, यहाँ हमने पहला ये उठाया और दूसरा ये उठाया। ये क्या है, सिग्मा बी, ये है बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप्ड ऑन द फाइबर। मतलब अगर हमने कंपोनेंट लिया, अगर हमने ये बीम ली, सपोज ये कंपोनेंट लिया और इसमें ये लगाया, हाँ, तो यहां पर यहां पर एक फाइबर, सॉरी यहां पर एक फाइबर है टॉप फाइबर और यहां पर है बॉटम फाइबर। ये वाला जो फाइबर है दैट फाइबर इज न्यूट्रल फाइबर। क्लियर? ये अपना न्यूट्रल फाइबर हो गया और न्यूट्रल फाइबर से मिला हुआ जितना कुछ है वो न्यूट्रल प्लेन हो गया और न्यूट्रल फाइबर पे ही न्यूट्रल एक्सिस हो गई। क्लियर? यार ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तभी सारी चीजें निकल करके आने वाली हैं। अब देखो जब हमने बेंड किया तो इस तरह से हुआ, ये नेगेटिव बेंडिंग, ये पॉजिटिव। तो देखो इस वाले टॉप फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेसेस लग रही होंगी और बॉटम वाले फाइबर पे भी बेंडिंग स्ट्रेसेस लग रही होंगी।
वही स्ट्रेस जो है बेंड जो सिग्मा बी है वो उसी को हम सिग्मा बी कहते हैं। जो स्ट्रेसेस टॉप और बॉटम पे लग रही होंगी और ऊपर से नीचे तक जो स्ट्रेसेस लग रही होंगी उनको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बी या बेंडिंग स्ट्रेसेस। क्लियर। अब देखो सिग्मा बी इज इक्वल टू कितना हो गया साथियों, एम वाई अपॉन आई। एम मोमेंट जो एक्ट कर रहा था और रिएक्शन जो मिल रहा था मोमेंट का, वाई क्या हो गया, वाई हो गया न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर या किसी भी फाइबर की डिस्टेंस। समझे, y हो गया टॉप फाइबर की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से या बॉटम फाइबर की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से या किसी भी फाइबर की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से। समझना बात, ये d है। क्लियर। ये क्या हो गया, ये हो गया d/2 और ये भी कितना हो गया d/2। बताइए इज इट क्लियर है कि नहीं। हाँ चलो अब देखो, अगर मैं कहूं y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो d/2 है, स्मॉल d/2। क्लियर। और अगर मैं कहूं कि यार टॉप फाइबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, you have not been asked to find the value of bending stresses at the top fiber या at the top plane। भाई देखो ये टॉप फाइबर होंगे और ये टॉप फाइबर इस तरह से बेंडिंग बियर लोड बियर कर रहे होंगे, ये परपेंडिकुलर वाले इस तरह का लोड बियर कर रहे होंगे, बना भी है उसमें डायग्राम में। हाँ तो हमसे कहा गया कि भैया टॉप फाइबर की बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है इस वाले प्लेन पे या इस वाले प्लेन पे। ये जो प्लेन है, दिस प्लेन जो यहां से निकल के आएगा, इसमें कितना स्ट्रेसेस डेवलप होगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो हम कहेंगे कि ऐसा करो यार, वहां पे निकालने के लिए हमने जो डिस्टेंस ली थी वो ली थी न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की, यहां पे निकालने के लिए हम न्यूट्रल एक्सिस से इस फाइबर की डिस्टेंस ले ले, बात खत्म। तो इस फाइबर की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है साथियों, हमने मान ली स्मॉल y है। हाँ तो बेंडिंग स्ट्रेसेस एट एनी फाइबर कितनी, m y अपॉन i। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर टॉप फाइबर जिस फाइबर पे हमको बेंडिंग स्ट्रेसेस चाहिए या जिस जगह जितनी डिस्टेंस पे हमको बेंडिंग स्ट्रेसेस चाहिए उस डिस्टेंस को फॉर्मूले में रख दो। क्लियर। यहां से एक बात और समझ में आ रही है, पता है क्या, मोमेंट जो लग गया वो तो लग गया, मोमेंट कांस्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कांस्टेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज हम कहेंगे भैया इस प्लेन का है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। सपोज ये b इंटू डी है तो Ix जो है वो हो जाएगा 1/12 BD³। अगर नहीं पढ़ा है तो क्या करोगे, पुरानी जो किताबें हैं उनको उठा करके देखेंगे, कोई हर्ज नहीं है। हाँ क्यों, क्योंकि क्या करना है, इंजीनियर बनना है और इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारा संघर्ष। और संघर्ष क्यों करना है, क्योंकि अपने आप को प्रूव करना है। क्लियर। और प्रूव कैसे करोगे, इंतकाम लेकर के। ठीक चलो खैर, तो Ix is what 1/12 BD³ and if I am asking about Iyy moment of inertia about y axis then it would be 1/12 dB³। 1/12 dB³। क्या देखो यहां गलती होती है, यहां पे गलती होती है। क्वेश्चन क्या कहता है और आप क्या समझते हैं, इन दोनों चीजों में, मतलब इन दोनों चीजों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। अगर जो क्वेश्चन कह रहा है वही आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन ने कहा कि नहीं भैया जो बेंडिंग है वो एक्सेस के अबाउट हो रही है तो आपको 1/12 BD³ रखना है, और अगर क्वेश्चन ने ये कहा कि बेंडिंग YY के अबाउट हो रही है तो आपको 1/12 dB³ रखना है। आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अब ये समझोगे कैसे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके लिए थोड़ी सी अंग्रेजी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश से खेलते हैं। यूपीएससी में इंग्लिश में वो थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा देते हैं चीज़ों को। तो जब वो घुमा देते हैं तो यार गलती होने के चांस रहते हैं। हाँ बाकी एसएससी वगैरह के क्वेश्चंस जो आते हैं वो नॉर्मल आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं वो करते हैं। बस आप
एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ जाए, फाइबर क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, न्यूट्रल प्लेन क्या होता है, तो आप कर ले जाओगे। तो यहाँ पे हमको ये दो फॉर्मूले मिले यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन में जीवन भर काम आएंगे। हाँ, ये दोनों ही फॉर्मूले काम आने वाले हैं साथियों। इसके बाद देखो यहाँ पे मैं याद करने का एक तरीका बता देता हूं कि आई एक्स जो है वो डी वाली डेप्थ को काट रहा है, डी वाली डेप्थ को काट रहा है, तो जिस डेप्थ को काटता है उस पे पावर 3 होती है। क्लियर? यहां पे देखो वाई जो है वो वाई के अबाउट हम निकालेंगे, तो वाई देखो बी को काट रहा है, तो उस पे पावर क्या हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। क्लियर? ओके फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई इज इक्वल टू एम स्मॉल वाई, नहीं इसको यहां नहीं लिखेंगे, सॉरी, सिग्मा बी एट डिस्टेंस वाई इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई। क्लियर? फाइन। तो देखो यहां पर होने क्या वाला है कि जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस इज प्रोपोर्शनल टू वाई। बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप्ड आर प्रोपोर्शनल टू वाई। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है न्यूट्रल एक्सिस से, as we are moving away from the neutral axis, there is an increment, proportional increment with respect to y in bending stresses developed, and this is what it is, something like y is equal to mx form। भाई यहाँ पे सिग्मा बी है is equal to some constant ले लिया k। अरे भैया y इक्वल टू mx फॉर्मेट है, लीनियर फॉर्मेट है, मतलब क्या हुआ, जो बेंडिंग स्ट्रेसेस बढ़ेंगी विद रेस्पेक्ट टू y वो लीनियर फॉर्मेट में बढ़ने वाली हैं। मतलब क्या हुआ कि वो कैसे बढ़ेंगी, लीनियरली, इस तरह से बढ़ेंगी। अभी देखेंगे। इतना समझ में आया? y की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी दोस्तों, y की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल Y हो जाएगी। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, उस जगह मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? कुछ थोड़ा सा समझ में आया? सब कुछ समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए ये वीडियो देखिए थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसको हम इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते थे दो भागों में, क्योंकि ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। ऑलरेडी हमने इसको एक पार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही चुका हूं, तो 3 पार्ट में इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते थे, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है। अब देखो यहां समझेंगे हम एक बात, फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। और एक बात जानिए, मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हैं, हाँ आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, तो यार आपको लाइंस वगैरह खींचने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फ्री हैंड लाइन आपको खींचनी आनी चाहिए। 1000 बार आप जो है ये बार बनाएंगे जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, ऐसे ही शाफ्ट बनाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार मतलब लाइन भी सीधी नहीं खींच पा रहे हो। अगर लाइन सीधी नहीं खींच पा रहे हो और हर बार आपको जो है स्केल का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो यार पहले तो एक काम करो कि आप लोग ना लाइन खींचना सीखिए, लाइन खींचने के लिए प्रैक्टिस करिए। और ऐसे नहीं, पेन को गड़ाना नहीं होता है कॉपी में, अगर सीधी लाइन खींचनी है तो बहुत सॉफ्ट हैंड से पेन को डायरी में रखना, कॉपी पे रखना होता है और बस खींच देना होता है। देखना, कोशिश करना लाइन खींचने की, अगर आ जाए तो अच्छा, नहीं तो कमेंट करिएगा।
तो लाइन खींचना सिखाएंगे। ये कंपोनेंट है, पीडी लगा, यहां भी पीडी लगा, मोमेंट, क्लियर। ये हुआ न्यूट्रल फाइबर है, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन ये हो गया, हाँ ये क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, ये वाई वाई हो गया। यहां पर इसको हम अगर यहां उठा लाएं, या चलो यहीं रहने देते हैं, पीडी लगा, ये जो है लोड जो लग रहा है इस पे अंदर की तरफ लग रहा है, और यहां पे लोड क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है। और अच्छा, ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन ऐसा था, इसको हमने यहां पे दिखा दिया है कि नहीं। तो ये जो है अंदर की तरफ जा रहा है, इसको हमने क्रॉस से दिखा दिया, स्ट्रेसेस। और जो बाहर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला है, ये बाहर की तरफ जा रहा है क्रॉस सेक्शन से, स्ट्रेसेस। तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया। क्लियर, सही है, अच्छी बात है। हाँ जी, अब इसको अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को ऐसे रख दें और सामने से देख रहे हो, तो क्या हमें ये एक लाइन दिखेगा? बताएं, ये लाइन दिखेगा? या इसको ऐसे कर दो, चलो क्रॉस सेक्शन ये बनाया, ये एक्स एक्स हो गया, यही न्यूट्रल एक्सिस हो गई। यहां पर ये इस तरह से क्या लोड लगेगा? बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? बताएं, बिल्कुल होंगे। और इस जगह, इस वाले फाइबर पे इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। और बेंडिंग स्ट्रेसेस जो हैं वो कुछ इस तरह से बदलते रहेंगे। देखिए, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेसेस आर प्रोपोर्शनल टू वाई। हाँ, अगर मैं कहूं कि एक बात बताओ यार, सिग्मा बी इज इक्वल टू कितना हो गया, एम वाई अपॉन आई। हाँ, अब देखना, कह रहे हैं कि यार न्यूट्रल एक्सिस जो है, हाँ उस पे बताओ कि कितना बेंडिंग स्ट्रेसेस है। तो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस ले लो उस फाइबर की जिस पे निकालना है। किस पे निकालना है? न्यूट्रल एक्सिस पे जो फाइबर है। अरे यार भैया, न्यूट्रल एक्सिस पे जो फाइबर है वो तो न्यूट्रल एक्सिस पे ही रहेगा, और जब वो न्यूट्रल एक्सिस पे रहेगा तो उसकी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे ही न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस 0 हुई ना, तो सिग्मा बी क्या आ जाएगा, m इंटू 0 अपॉन आई। बेंडिंग स्ट्रेसेस कितनी आ गई, 0। क्लियर, तो बात समझ में आई। और यहां पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम, न्यूट्रल एक्सिस पे 0, और यहां पे भी बेंडिंग स्ट्रेसेस हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है ना हो, कुछ ऐसा। जिस फाइबर की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से जितनी ज्यादा होगी, उस फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेसेस उतने ही ज्यादा होंगे। क्लियर, अब देखिए, यहां पर न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस मैक्सिमम थी तो बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो गए, यहां पे भी डिस्टेंस मैक्सिमम थी तो यहां पे भी बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो गए। एक लाइन के माध्यम से अगर देखें तो इस तरह से जो इसको स्ट्रेसेस का जो वेरिएशन है वो शो किया जाता है कुछ इस तरह से। भाई हमने ये कहा कि इस तरह से ब्लॉक में लग रहा था, वो वाला ब्लॉक अगर उठाते हैं तो देखते हैं कि ये लग रहा था तो रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टिव स्ट्रेसेस ये आए सिग्मा बेंडिंग, हाँ, और यहाँ पे कितना आया, ये आया सिग्मा बेंडिंग, हाँ।
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं। बाकी जब बेंडिंग इक्वेशन एक बार पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से ये सारी चीजें आएंगी, तब आपको सारी की सारी चीजें एट वन गो समझ में आती रहेंगी। यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, क्लियर, ये टॉप फाइबर, ये बॉटम फाइबर। अब देखो यहाँ पे एक बात क्लियर थी कि न्यूट्रल एक्सिस से जो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर की जो डिस्टेंस थी दैट वाज सेम d/2 एंड d/2, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा भाई। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर के केस में ऐसा नहीं होना, तो ट्रायंगुलर के केस में कैसा होना है एक बार देख लेते हैं। सपोज एक इस तरह का बार है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस तरह का ट्रायंगल है, इसकी हाइट जो है दैट इज h और ये जो विड्थ है दैट इज b। हाँ, तो जो इसका सेंट्रॉइड होगा दैट वुड बी समथिंग यहां से बॉटम से h/3 और टॉप से 2h/3 पे होगा। हाँ जी, ऐसे ही तो होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल फाइबर जो होगा वो ये वाला होगा, और न्यूट्रल एक्सिस ये जाएगी यहां पे। हाँ, टॉप फाइबर ये होगा अगर ट्रायंगुलर सेक्शन होगा, और बॉटम फाइबर ये होगा। हाँ, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू my अपॉन आई। अगर आपसे अगर कहा जाए कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस कितनी होंगी, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस देखो उस वाले केस में, रेक्टेंगल वाले केस में दोनों ही फाइबर्स पे, अप एंड टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेसेस जो थी वो सेम थी, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस। क्यों? क्योंकि सिग्मा बी इज इक्वल टू my अपॉन आई था, m कांस्टेंट था, i कांस्टेंट था, और जो y था वो y दोनों में सेम था, d/2 टॉप के लिए भी बॉटम के लिए भी। लेकिन यहां पे टॉप के लिए जो y है दैट वुड बी 2h/3। न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 2h/3 है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड अलग जा रहा है, सेंट्रॉइड की पोजीशन दूसरी हो गई ना इसमें। हाँ, और यहां पे क्या हो गया, आई क्या है, किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, x के अबाउट हो रहा था वहां पे। अच्छा देखो एक बात समझो, जैसे ये एक ब्लॉक है, ये मूवमेंट लग रहा है, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। अगर मैं कहूं कि एक ब्लॉक ये है इस तरह का, ये ब्लॉक है और ये बेंडिंग हो रही है इस तरह से, तो जो है y एक्सिस के अबाउट बेंडिंग निकल जाएगी। इस बेंडिंग को हॉरिजॉन्टल बेंडिंग बोलते हैं और इस बेंडिंग को वर्टिकल बेंडिंग बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगी वो मैक्सिमम होंगी टॉप फाइबर पे। अगर क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस कहां डेवलप होंगी, तो सीधे कह दोगे टॉप फाइबर पे। क्यों? क्योंकि टॉप फाइबर की जो डिस्टेंस है वो न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा है, टॉप फाइबर की डिस्टेंस। और पूछा जाए मिनिमम कहां पे डेवलप होंगी, तो मिनिमम बॉटम फाइबर पे डेवलप होंगी। वाह वाह वाह, बॉटम फाइबर पे डेवलप नहीं होंगी, मिनिमम डेवलप होंगी न्यूट्रल एक्सिस पे, दैट इज 0। हाँ जी, ठीक है। तो इसका जब हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा और इस तरह से बन जाएगा साथियों कुछ। तो मिनिमम तो यहां पे हुई ना, बॉटम फाइबर पे थोड़ी हुई मिनिमम। हाँ, ये अलग बात है कि उसका जो नेचर है वो बदल जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा, या टेंसाइल से कंप्रेसिव या कंप्रेसिव से टेंसाइल हो जाएगा। क्लियर? आई होप काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आगे बढ़ते रहेंगे जीवन में, कभी फिर आगे भी देख लेंगे। अभी जो है ये तो शुरुआत है, सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, कोशिश करिए इसी बार समझ में आ जाए तो आगे और मजबूती आ जाएगी कॉन्सेप्ट्स में। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको ये, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई समस्या आ रही हो कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में बांटें। आपका हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।